गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिस्ट्री वर्ल्ड में। गुप्त साम्राज्य हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं गाइस। और प्रीवियस क्लासेस में हमने गुप्त राजाओं के बारे में डिस्कस किया था। देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले तो हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, जो कि हमने देखा था कि किस तरीके से गुप्त राजाओं का उदय होता है। मौर्यकालीन जो उथल पुथल थी मौर्य साम्राज्य में, मौर्य सम्राटों के बाद में जो राजनीतिक उथल पुथल आई थी, वो राजनीतिक उथल पुथल जाकर शांत होती है गुप्त साम्राज्य के समय। इसके बाद हमने यह देखा था कि किन किन सोर्सेज से हमें गुप्त साम्राज्य के बारे में पता चलता है, जैसे कि स्मृतियां हो गई, सारी चीजें दिखी थी। और उसके बाद में हमने सम्राटों के बारे में डिस्कस किया था। चलिए, आज देख सकते हैं, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, थंबनेल में भी हमने देखा है कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं गुप्त प्रशासन के बारे में, किस तरीके का प्रशासन यहाँ पर था। तो सबसे पहले देखिए, जितने भी हुए हैं ना राजा महाराजाओं वाला जो प्रशासन आता है ना, आप उसमें एक चीज तो याद रखना कि राजा महाराजा है मतलब वो कौन सा है, राजतंत्रात्मक है। ठीक है, राजा महाराजा आगे तो भाई राजतंत्रात्मक तो फिक्स हो गया। अब बात कहां पर आती है, देखिए मौर्यकालीन हमने समाज पढ़ा, मौर्यकालीन प्रशासन हमने पढ़ा था। तो मौर्यकालीन प्रशासन क्या था, केंद्रीकृत था, मतलब सारी की सारी शक्तियां राजा अपने पास में रखता था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो ये केंद्रीकृत नहीं था। मौर्यकालीन प्रशासन के विपरीत यहाँ पर विकेंद्रीकरण को अपनाया गया था। मौर्य काल में जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा था प्रशासन का, वो केंद्रीकरण नहीं था, यहाँ पर विकेंद्रीकरण अपनाया गया था। कैसे हम इस चीज को बोल सकते हैं कि विकेंद्रीकरण था? देखिए, याद करो, मैंने आपको समुद्रगुप्त के बारे में बताया था कि समुद्रगुप्त ने कई राज्यों पर विजय की थी। वैसे तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को बताया गया है, लेकिन समुद्रगुप्त के समय सर्वाधिक विस्तार हुआ था यहाँ की सीमाओं का। और इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त ने अलग अलग लोगों के साथ में, जैसे उत्तर के लोगों के साथ में, दक्षिण के लोगों के साथ में, या आठविक जातियों के साथ में अलग अलग तरह की नीतियां अपनाई थी। और उन नीतियों में उसने कुल मिलाकर करा क्या था कि आप उन सबको अपने अंडर में किया, उनको कर वगैरह देने के लिए मजबूर किया और बस उनको उनके राज्य वापस दे दिए। तो देखिए, विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, राजा सब कुछ अपने हाथ में समेट के नहीं रख रहा है। भाई, केंद्रीकरण में क्या होता है, सारी की सारी शक्ति जो है एक जने के या एक उस कैबिनेट के पास में है, राजा के पास में होती है मौर्य प्रशासन में, इसलिए वहां पर हमने केंद्रीकरण बोला है। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसने जिन भी राज्यों को जीता है उन राजाओं को उनके राज्य वापस कर दिए हैं, सिर्फ और सिर्फ उनसे कर वगैरह लेकर के और अपने नाम का करा करके संतुष्ट हो गए कि भाई आप हमारे अधीन अपने राज्य में राज करोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कहा है कि विकेंद्रीकरण की नीति यहाँ पर अपनाई गई है। तो इस तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि राजतंत्र तो है, लेकिन निरंकुश राजतंत्र नहीं है कि राजा सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। राजतंत्र है, लेकिन निरंकुश राजतंत्र नहीं है। अब देखिए, सर्वोच्च तो राजा हो ही गया, राजतंत्र है मतलब राजा ही सर्वे सर्वा है, लेकिन राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद यहाँ पर हुआ करती थी। जैसे मनुस्मृति है, या इन सभी में हमें राजा की मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है। अच्छा, जब हम राजा की बात कर ही रहे हैं तो राजा की कई सारी हमने बड़ी बड़ी उपाधियां देखी थी, जैसे कि परम भागवत, परम भट्टारा, जैसे बड़ी बड़ी उपाधियां देखी थी। तो कुल मिलाकर के देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था स्मृतियों में कि दो स्मृतियां छोड़ देना, एक मनुस्मृति, दूसरी देवल स्मृति, बाकी की सारी स्मृतियां इस काल की हैं। तो इससे पहले आ चुकी है मनुस्मृति, और मनुस्मृति में राजा के दैवीय सिद्धांत की मान्यता है कि राजा जो है वो भगवान का एक अंश है। तो यहाँ पर उस दैवीय सिद्धांत को ही माना गया है। जो राजा की उत्पत्ति का दैवीय सिद्धांत है कि राजा जो है स्वयं भगवान का अंश होता है, उस चीज को ही यहाँ पर स्वीकार किया गया। एक चीज भी याद रखना कि ये वर्णन कहाँ पर मिलता है, हमें मनुस्मृति में प्राप्त होता है। लेकिन गाइस देखिए, इसी दैवीय सिद्धांत की आलोचना की गई है बाण भट्ट के द्वारा।
ये चीज भी याद रखना। ये दिया किसमें गया है, मनुस्मृति में दिया गया है सिद्धांत, जिसको यहाँ पर माना गया है। गुप्त राजा इस चीज को मानते थे और जिसका हमें एग्जाम्पल भी मिलता है कि परम भागवत, परम भट्टारक ये उपाधियां धारण किया करते थे। मतलब भगवान के नाम को लेकर ये उपाधियां धारण करते थे और वो इसीलिए करते थे कि राजा जो है वो भगवान का ही एक अंश होता है। लेकिन इस सिद्धांत को चुनौती दी गई है बाणभट्ट के द्वारा। और ये जो राजा थे, देखिए सारे के सारे किसके थे, विष्णु के उपासक थे। लेकिन एक चीज याद रखना, सारे के सारे विष्णु के उपासक थे, लेकिन कुमारगुप्त नहीं था। मैंने आपको बताया था कुमारगुप्त किसकी उपासना करता था, भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की उपासना करता था। इसलिए जहां पर हमें बाकी के सभी राजाओं की मुद्राओं पर, उनके ध्वज पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चिन्ह हमें अंकित मिलता है, वही कुमारगुप्त की मुद्राओं पर और कुमारगुप्त के ध्वज पर हमें कार्तिकेय के वाहन मोर का अंकन प्राप्त होता है। और इसी वजह से कुमारगुप्त ने अपने पुत्र स्कंदगुप्त का नाम भी कार्तिकेय भगवान के नाम पर ही रखा था, क्योंकि कार्तिकेय भगवान को स्कंद भी कहा जाता है, तो इसीलिए उसने अपने पुत्र का नाम भी स्कंदगुप्त रखा था। चलिए यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई, मंत्री परिषद हो गया, ये हमने बात की है केंद्र की। अब देखिए जैसे आज के समय अपने विभाजित किया गया ना, हमारा पूरा एक भारत देश है, उसको हमने स्टेट्स में डिवाइड किया है। स्टेट में भी अच्छे से प्रशासन हो सके, अच्छे से अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो सके, उसके लिए डिस्ट्रिक्ट है, जिले हैं, जिले के बाद में भी तहसील है, गांव है, तो सेम टू सेम वही प्रोसेस है। उसी तरीके से यहाँ पर इनको विभाजन किया गया था। सबसे पहले तो केंद्र है, और केंद्र का प्रमुख कौन होगा भाई, तो केंद्र में होगा सम्राट। ठीक, केंद्र के बाद में आ जाते हैं प्रांत, जस्ट लाइक आवर स्टेट। आज के टाइम पे जो भी स्टेट है ना, उन स्टेट की तरह ही वहां पर क्या हो गए, प्रांत हो गए। और प्रांत को ही एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है भुक्ति। ठीक है, और इसका यहाँ का कौन हो जाएगा, भौगिक। यहाँ का सर्वे सर्वा, या तो प्रांतपति भी हम इनको बोल सकते हैं, या भौगिक इनको हम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज याद रखना, ये जितने भी प्रांत होते थे ना, इन प्रांतों में नियुक्ति किसकी की जाती थी। मैंने हरिशेन के समय भी आपको बताया था कि इन प्रांतों में नियुक्ति की जाती थी, जिसको हम बोलते थे कुमारामात्य। क्या बोलते थे, कुमारामात्य। कुमारामात्य मतलब कुमार अमात्य। या तो स्वयं युवराज की नियुक्ति की जाती थी, या युवराज अगर नहीं होते, जैसे प्रांत में भाई युवराज इतने नहीं है जो हर प्रांत में हो, तो उसकी जगह क्या होता था, जो राजा का या जो सम्राट का बहुत करीबी होता था ना, उसकी नियुक्ति इन प्रांतों में की जाती थी। तो प्रांत में नियुक्ति किसकी होती, कुमारामात्य की। जैसे कि हमने देखा हरिशेन युवराज तो नहीं था, लेकिन हरिशेन क्योंकि समुद्रगुप्त के बहुत करीबी था, इसलिए उसकी नियुक्ति वहां पर की गई। अब देखिए प्रांत है, अपना स्टेट है, स्टेट को हम किस में डिवाइड करते हैं, जिलों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हमने डिवाइड किया है विषय में, और विषय का प्रमुख कौन हो गया, विषयपति। विषय का प्रमुख कौन हो गया, विषयपति। अच्छा देखो, ये जो मैंने प्रमुख बता रही हूँ, ये कौन होते थे, ये यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाते थे, और जरूरत पड़ने पर यहाँ पर इस जगह ये न्यायाधीश का काम भी करते थे। ठीक है, इसके बाद में आती है तहसील, और यहाँ पर है पेठ, और इसी को एक नाम से बोला गया है विधि। और यहां पर होता था प्रमुख नगरपति, और सबसे छोटा होता है अपना गांव। आज के टाइम में भी सबसे छोटा गांव ही है ना, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी, ग्राम, और ग्राम का प्रमुख कौन हो गया, ग्रामीणी। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। देखिए आज के समय अपना भारत देश, ठीक है, भारत देश अपने यहाँ पे कौन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सेम टू सेम यहाँ पर सम्राट हो गए। फिर अपने बाद में डिवाइड किया गया है स्टेट में, जैसे आज के समय डिवीजन है ना, सेम टू सेम वही आप डिवीजन इसमें याद रखो। स्टेट की जगह यहाँ पे अपना नाम सिर्फ रखना है भुक्ति या प्रांत, प्रांत तो अपन आज भी बोलते हैं। और यहाँ पे कौन हो गया, या तो भौगिक हो गया, या इसको एक और नाम दिया गया जिसका नाम जो है गुप्ता। देखो कहीं आपको गुप्ता भी मिलेगा, भौगिक भी मिलेगा, तो गुप्ता या भौगिक एक ही टाइटल है। ठीक, इसके बाद में आते हैं जिले। जिले की जगह अपने क्या हो गया, विषय, और विषय का कौन हो गया प्रमुख, विषयपति। फिर है तहसील, और तहसील की जगह अपन ने यहाँ पे क्या लिखा है,
पेठ या बीथी, और जिसको क्या, इसका प्रमुख कौन हो गया, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे कौन फॉलो कराएगा, नगरपति फॉलो करवाएगा। और सबसे छोटी इकाई है अपनी ग्राम, और आज के समय भी अपने यहाँ पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव ही होती है, और ग्राम का प्रमुख कौन हो गया, ग्रामीणी हो गया। तो कुछ इस तरीके से ये है गुप्त प्रशासन। यहाँ पर देखो मैंने जैसे आपको बताया कि लॉ एंड ऑर्डर जगह जगह के जो प्रमुख है ना वो फॉलो करते हैं, और जरूरत पड़ने पर वो न्यायाधीश का काम भी करते हैं। तो न्यायाधीश का जिक्र आया ही है तो न्याय प्रशासन भी हम देख लेते हैं। न्याय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायाधीश कौन रहेगा, भाई सर्वोच्च न्यायाधीश तो राजा ही रहेगा। सर्वोच्च न्यायाधीश तो राजा ही रहेगा, राजा का कहा हुई ही सबसे अंतिम निर्णय माना जाएगा। और देखिए जगह जगह मैंने आपको बता ही दिया, जैसे विषय है तो विषय में विषयपति हो गया, वहां पर कोई भी डिस्प्यूट होता है, कोई भी झगड़ा होता है तो विषयपति ही वहां पर सुलझाएगा। लेकिन विषयपति से अगर बात नहीं बनती है या फिर उसके अगेंस्ट कहीं पे, जैसे आज के टाइम पे होती है ना, भाई नीचे वाले कोर्ट से हमें सही से न्याय नहीं मिला है तो हम ऊपर वाले कोर्ट में जाकर के अपनी फाइल कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। तो सेम वही प्रोसेस है कि मान लो अगर विषयपति से आप संतुष्ट नहीं है न्याय से, तो आप राजा के पास में अपनी अर्जी ले जा सकते हैं, और राजा का जो निर्णय होगा वो लास्ट होगा। तो इस तरीके से अब देखिए न्यायाधीश के कई सारे नाम हमें मिले हैं, जैसे कि महादंड नायक नाम मिले हैं, मतलब एक तरीके से टाइटल है कि इनको इन टाइटल से भी पुकारा जाता है। अब देखिए इनको याद करना भी बहुत इजी है। याद किसे करेंगे भाई, ये टाइटल न्यायाधीश के लिए। देखिए यहाँ पर क्या आया, दंड। अब दंड नायक मतलब दंड का जो नायक होगा, जो दंड देगा वही तो नायक होगा ना। तो कौन होगा, दंड कौन देता है, न्यायाधीश ही देगा दंड। तो महादंड नायक हो गया। इसके अलावा और हम देखें तो सर्वदंड नायक हो गया। कुल मिलाकर के हर चीज में आपको दंड मिलेगा। तो इस तरीके से आप इजीली इन चीजों को टाइटल के अलग दूसरी चीजों को अपनी तरीके से कह सकते हैं कि सिनोनिम है, पर्यायवाची है, एक ही चीज के लिए यूज किए जा रहे हैं, एक ही पोस्ट के लिए ये अलग अलग नाम यूज किए जा रहे हैं। सर्वदंड नायक है, महादंड नायक है, दंड नायक है, सब किसको कहे जाते हैं, राजा को ही कहे जाते हैं, और सॉरी न्यायाधीश को ही कहे जाते हैं। और यहाँ पर गाइस एक चीज और याद रखना कि यहाँ पर जो भी न्याय विधान था वो बहुत ही सॉफ्ट था, लीनियंट था, बहुत ही मृदु था, बहुत ही लीनियंट यहाँ का जजमेंट होता था। मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था कि भाई छोटे से भी उस पे किसी अपराध पर बहुत बड़ी सजा हम दे दें। छोटी छोटी सजा ही मोस्टली यहाँ के लोगों को दी जाती थी। और इस चीज का उल्लेख किया जाता है एक चीनी यात्री जिसका नाम है फायान। इस फायान के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये चंद्रगुप्त सेकंड के समय यहाँ पर आया था। लेकिन ये अपने किसी भी चीज में, देखो कई बार आता है स्टेटमेंट में कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, उसमें कई बार कंफ्यूजन के लिए कह देते हैं कि फायान जो है अपने लेखों में गुप्त राज्यों के या चंद्रगुप्त के बारे में किसी भी सम्राट का नाम आपको दे सकते हैं कि उसका उल्लेख करता है। तो अब ये चीज याद रखना, फायान अपने लेखक में, अपनी लेखनी में, अपनी पुस्तक जो इसने लिखी है फोक वॉक की, उसमें किसी भी गुप्त सम्राट के नाम का उल्लेख नहीं करता है। अब जब नाम का उल्लेख नहीं करता है तो हमें कैसे पता चलता है, देखिए इसके द्वारा जितनी भी बातें लिखी गई हैं और वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की बातों से मेल खाती हैं। और इसीलिए हम ये आइडिया लगाते हैं कि ये जो भाई साहब हैं कब आए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही यहाँ पर आए थे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद में अब हम कुछ राजस्व के बारे में, रेवेन्यू के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेवेन्यू सिस्टम क्या था, देखिए रेवेन्यू तो लिया जाता है। देखो रेवेन्यू अगर नहीं लेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। आज के टाइम पे भी तो सरकार हमसे टैक्स लेती है ना, तो उसी तरीके से राजा भी रेवेन्यू लिया करता था। अब देखिए कई तरीके के नामों का हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है, आपका है कई तरह के रेवेन्यू का हमें यहाँ पर उल्लेख मिलता है। जैसे एक है भाग। भाग कर हमने देखा था मौर्य काल के दौरान भी, मौर्य काल में भी भाग कर लिया जाता था। अब ये होता क्या था, देखिए जितनी भी उपज होती थी ना, उस उपज का 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था। कैसे याद रखोगे, उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग है तो क्या है, भाग कर है। ठीक है, इसके अलावा एक और है जिसका नाम है भोग।
अब ये भोग क्या हो गया? अब देखिए अपन भी भगवान को भोग लगाते हैं ना, भोग में क्या लगाते हैं? जो भी हमारे पास होता है वो हम अपने भगवान को भोग लगा देते हैं। जैसा भी हमारे पास बनता है हम वही अपने भगवान को भोग लगाते हैं। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ पे जो आम लोग हैं ये भी अपने भगवान को, अपने राजा को भोग लगाते थे। अब राजा को भोग क्या लगाएंगे भाई? उनके पास में जो कुछ है, फल है, फूल है, जो है जितना है उतना ही। देखिए भाग का तो फिक्स कर दिया कि 1/6 भाग देना ही देना है, लेकिन भोग तो हम अपनी श्रद्धा से लगाते हैं ना भगवान के लिए कि भाई हमारे पास में जितना बनेगा, हम 10 रुपए का लगा रहे हैं, 20 रुपए का लगा रहे हैं, जो बन रहा है, जैसा बन रहा है वैसा ही भोग लगा रहे हैं। तो उसी हिसाब से है भोग है। तो जिस व्यक्ति से जैसा होता था, जितना होता था फल फूल, वो राजा को समर्पित किया करते थे। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि राजा को भोग लगाया करते थे। ठीक है, इसके अलावा और भी देखो, किसानों से जो कर लिया जाता था, एक है उद्रंग और एक है उपरी कर। अब ये किस तरीके के कर होते थे? तो देखिए ये जो उद्रंग है ये है स्थायी किसानों से। अब स्थायी किसानों का मतलब क्या हो गया? जैसे मान लो ये लैंड है, ठीक है, ये लैंड राम नाम में एक व्यक्ति की है। ड्राइंग बहुत बुरी है तो उसको ठीक है, इग्नोर करना ड्राइंग को। राम नाम के एक व्यक्ति है, अब राम कर रहा है, राम के बाद में राम का बेटा, उसके बेटा, मतलब ये कंटिन्यू चली आ रही है, ये इन्हीं के परिवार के पास में है। तो ये क्या हो गई? स्थायी भूमि हो गई। और इन लोगों को कौन सा कर देना हो? उद्रंग कर देना पड़ेगा। लेकिन मान लो ये जमीन का टुकड़ा है और ये अभी तक गवर्नमेंट के पास में है, राज्य के पास में है, ठीक है, और राज्य ने कुछ टाइम के लिए इस राम को दे दी और कुछ टाइम के लिए, भाई कुछ टाइम के बाद इसको श्याम को दे देगा या किसी और को दे देगा। मतलब क्या हुआ, ये जो लैंड का टुकड़ा है ना, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी किसी और के पास चलता जा रहा है। तो यहाँ पर कोई परमानेंट नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है, ये लैंड ट्रांसफर हो रही है, ये लैंड का कोई भी स्थायी स्वामी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो भी खेती करेंगे वो कौन सा कर देंगे? वो ऊपरी कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पर क्योंकि लैंड का स्वामी जो है वो परमानेंट है, भाई वो फिक्स हो गया, ये है तो इसी के परिवार के पास में लैंड रहेगी, इसलिए वो उद्रंग देंगे। और यहाँ पर क्योंकि परमानेंट नहीं है, किसान बार बार चेंज हो रहे हैं, लैंड जगह जगह ट्रांसफर हो रही है, इसलिए वो लोग कौन सा कर देंगे? वो ऊपरी कर देंगे। अच्छा, अब ये जो कर देखने की बात आई है कि कर देंगे कैसे। देखिए आज के समय आप कर कैसे देते हो, टैक्स कैसे पे करते हो? आप टैक्स या तो चेक के थ्रू, अपना आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया, ऑनलाइन, लेकिन देना पैसा पड़ता है अपने को। कुल मिलाकर के बिना पैसे के काम नहीं चलती है, चाहे हम चेक से पे करें, चाहे ऑनलाइन पे करें, चाहे कैश कैसे भी पे करें, देना पैसा पड़ेगा। लेकिन इनके समय पर लोग नगद भी दे सकते थे, और अगर किसी के पास नगद नहीं है तो वो अपने अनाज के रूप में भी चुका सकते थे। ठीक है, नगद है जिसको बोलते थे हिरण्य, और अनाज है इसको बोलते थे मेह। तो हिरण्य और मेह दोनों सिस्टम होते थे, दोनों तरीके से लोग अपना रेवेन्यू दे सकते थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? इसके आगे का जो भी प्रोसेस है, इसके आगे की जितनी भी कहानी, कैसा सैन्य प्रशासन था, क्या साहित्य व्यवस्था थी। देखिए साहित्य व्यवस्था के कारण और भी यहाँ पर जो मूर्ति कला का विकास हुआ है, या मंदिरों की कला का, जो स्थापत्य कला का विकास हुआ है, स्पेशली स्थापत्य कला के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग, साहित्य और स्थापत्य के लिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट आगे की टॉपिक के साथ में, आगे की कहानी के साथ में। तब तक थैंक यू सो मच।